नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये आपके लाइट चैप्टर का दूसरा वीडियो है। यानी अगर आप फिजिक्स की बात करते हैं तो ये आपका 6th लेक्चर है और इस चैप्टर में मैं आप लोगों को लाइट्स के अगले जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। मैंने पिछली क्लास में आपके सामने व्हाट इज़ द लाइट यानी प्रकाश क्या है, तरंग है या कण है या दोनों हैं, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से समझाया था। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके अलावा मैंने आप लोगों को डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी समझाया था, यानी प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को प्रकाश का विवरण विक्षेपण भी समझाया था। आज के चैप्टर में आगे की ओर बढ़ते हैं और देखिए हम आज के चैप्टर में आपको क्या क्या डिस्कस करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मिरर, प्लेन मिरर, इमेजेस फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। तो अब मैं आप लोगों को ये सब डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला चैप्टर आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप हमसे कहोगे कि सर ये बताओ, आपने हमें रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया है, आखिरकार अब हमें आप फिर से रिफ्लेक्शन क्यों पढ़ाने जा रहे हैं? तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, मैं आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाने जा रहा हूं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझाने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कुछ कंडीशन बताएंगे, फिर आपको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझाएंगे। चलिए देखिए इधर। हाँ जी, बहुत आसान है। इस चित्र के माध्यम से आप अभी बड़ी आसानी से इसको समझ जाएंगे। देखो बेटा, मैं आपको समझा क्या रहा हूं, आइए आपको बताते हैं। मैं आपको क्या समझा रहा हूं? टी, आई और क्या नाम है, आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी जो TIR होता है उसमें किरणें पूरी तरीके से क्या हो जाती हैं, अपने माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो सुनिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होगी। 3 घटनाएं अगर एक साथ हो जाती हैं तो ध्यान रखिएगा, 3 घटनाएं अगर एक साथ हो जाती हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। जैसे रिफ्रैक्शन, क्रिटिकल एंगल का बनना, रिफ्लेक्शन। यानी अगर किसी किरण के साथ अपवर्तन हो जाए, क्रांतिक कोण हो जाए और परावर्तन हो जाए, यानी अगर किसी किरण के साथ अपवर्तन, क्रांतिक कोण और परावर्तन की घटना हो जाए तो TIR का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन करना है तो आपको 3 घटनाएं एक साथ करनी होंगी। पहली घटना है अपवर्तन, दूसरी घटना है क्रांतिक कोण का निर्माण और तीसरी घटना है परावर्तन या रिफ्लेक्शन। तो आइए जानते हैं TIR कैसे होता है। देखो बेटा, TIR किरणों का होगा। किस चीज का होगा? किरणों का होगा। तो ध्यान से समझिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसका होगा? किरणों का होगा। तो सुनो, हमने किरण से कहा ऐसा करो, विरल से सघन चली जाओ। हमने कहा किरण से कि विरल से सघन चली जाओ, यानी रेयर से डेंसर चली जाओ। तो किरण ने मना कर दिया और किरण ने कहा कि ऐसा है, TIR अगर कराना चाहते हो तो किरण कभी भी विरल से सघन नहीं जाएगी। TIR की घटना तब होती है जब किरण डेंसर से किधर जाती है? रेयर जाती, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है, तब जाकर के क्या हो जाता है? TIR हो जाता है। अब हम इस चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। जो नीला वाला भाग है
हम इसे मान लेते हैं क्या, सघन माध्यम, और जो आपका व्हाइट वाला पार्ट है हम इसे मान लेते हैं क्या, विरल माध्यम। तो सुनिएगा, ये रेयरर पार्ट है और ये डेंसर वाला पार्ट है। ठीक है, मैं आपको फिर कह रहा हूं TIR का मतलब क्या होता है। तो बेटा TIR का एक ही मतलब है, तीन घटनाएं एक साथ हो जाएं। तीन घटनाएं एक साथ हो जाने का मतलब समझते हैं, अपवर्तन, परावर्तन और क्रांतिक कोण का निर्माण होना चाहिए। तो आराम से क्या हो सकता है, तो आराम से एक घटना होगी जिसका नाम है क्या, TIR। और TIR के लिए आपको किधर से किधर जाना होगा, डेंसर से रेयर की तरफ जाना होगा। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंतर्गत किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती हैं। ये देखो, किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपके सामने है सघन माध्यम से विरल माध्यम। तो अब मैं इसको कुछ आपको समझाऊंगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा बेटा। देखो, आप जानते हैं जब सघन माध्यम से किरणें विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। यानी जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखो अभिलंब से कितना दूर है, ये देखो अभिलंब से कितना दूर है, ये आपको दिख रहा होगा। और बेटा सुनो, ये कौन सी घटना हो गई, तो बेटा याद रखना यह कौन सी घटना है, तो हम इसे कहते हैं आपके सामने, इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। यानी किरण सघन से विरल में चली गई तो क्या हो गया, तो उस समय सघन से विरल में अगर किरण चली गई तो उस समय अभिलंब से दूर हट जाती है, नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती। देखो दूर चली गई है, यानी जब किरण इधर से इधर गई है तो यह दूर चली गई। तो एक बात याद रखना, क्योंकि इसको वापस भी आना है, तो सुनो, जैसे ही किरण सघन से विरल माध्यम की ओर जाती है वैसे ही यहां पर एक क्रांतिक कोण का निर्माण हो जाता है। और सुनो बेटा, जैसे ही क्रांतिक कोण का निर्माण हो जाता है, और सुनो, अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90। तो मैं आपको कुछ बताता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर अपवर्तन कोण का मान 90 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड इज 90, देन आई क्या कहलाता है, तो आई क्या कहलाएगा, आई ही क्रांतिक कोण कहलाएगा। क्रांतिक कोण सबसे छोटा एंगल होता है, थोड़ी देर के लिए बनता है। और मैं आपको इस चित्र के माध्यम से भी समझाता हूं, और मैं आपको यहां पर एक खुद भी चित्र बना करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरी बात ध्यान से देखिए। हाँ देखो, मान लो बेटा ये आपका एक सघन माध्यम है, ये मान लो ये सघन माध्यम है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझ में आ जाएगा। मान लो ये क्या है, ये है विरल माध्यम, ठीक है, ये विरल माध्यम, ये है आपका कौन सा, डेंसर, और ये है रेयर। और सुनो, अब हम आपके सामने TIR करने जा रहे हैं। तो TIR में सबसे पहली घटना कौन सी होने जा रही है, रिफ्रैक्शन। और किरण किधर से किधर चलेगी, सघन से विरल चलेगी। तो देखो ये किरण आ रही है, ये आ रही किरण। और सुनो, जब सघन से विरल आती है तो किरणें अभिलंब से दूर हट जाती हैं, ठीक है। तो सुनो, इस एंगल को आपने कहा I और इस एंगल को आपने कहा R। ये मैं आपको पुरानी वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो सुनिए, R की वैल्यू कितनी होती है, तो R की वैल्यू होती 90, यहां साफ साफ लिखते हैं 90, ठीक है। और जैसे ही I के लिए R की वैल्यू 90 हो जाती, फिर मैं बोल रहा हूं, जैसे ही आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता है, आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता है, तो आई ही क्या कहलाता है, C कहलाता है, क्रांतिक कोण। मतलब
जब अपवर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड इज 90 देन आई इज सी, यानी जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो आपतन कोण को ही क्या कहा जाता है? आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि क्रांतिक कोण कुछ समय के लिए बनता है, जबकि क्रांतिक कोण हमेशा सदैव के लिए नहीं बनता। मतलब क्रांतिक कोण का निर्माण या क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन तभी होगा जब R क्या होगा? 90 होगा। तो बेटा जब R 90 होगा तो I की वैल्यू C कहलाएगी। तो इसीलिए याद रखना, अब क्रांतिक कोण भी बन गया है, अपवर्तन भी हो गया है। अब तीसरी घटना हमें करनी है। पहला हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है, और अब तीसरी घटना करते हैं। तो इस तीसरी घटना का नाम है रिफ्लेक्शन। और बेटा जब 90 के लिए IC हो गया है तो अब हम क्या करते हैं, ये देखो इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, I को खींचिए। तो सोचिए आखिरकार यही तो है ना, ये देखो यही तो है ये। अब क्या होगा, इसको खींचिएगा इधर की तरफ तो ये अपने आप ऊपर की तरफ ऐसे चला जाएगा, समझे? तो इस तरीके से आप देखिएगा कि यही वाली किरण यहां पर गई और यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो मेरे कहने का मतलब बहुत सामान्य है कि अगर आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन करना है तो क्या करना होगा? पहले रिफ्रैक्शन करिए, अपवर्तन, फिर क्रांतिक कोण का कोण बनाइए, फिर रिफ्लेक्शन करिए, परावर्तन करिए। तो याद रखना, जब तक अपवर्तन कोण का मान, जब तक अपवर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड की वैल्यू 90 नहीं होगी, तब तक क्रिटिकल एंगल का निर्माण नहीं होगा। और बेटा जब तक क्रांतिक कोण का निर्माण नहीं होगा तब तक क्या है, तब तक आप जो किरण सघन से विरल में गई है उसको वापस नहीं ले जाओगे। तो क्या नहीं होगा? रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो रिफ्लेक्शन अगर वापस कराना है तो आपको I को क्रिटिकल एंगल मानना होगा, और I की वैल्यू बढ़ा दीजिएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा? I की वैल्यू जैसे ही बढ़ाइएगा तुरंत ये किरण वापस अपने मीडियम में लौट जाएगी और एक घटना हो जाएगी, नाम है उसका क्या? TIR। तो तीन घटनाएं एक साथ हो जाएं और किरण कहां से चली जाए? डेंसर से रेयर मीडियम में, यानी सघन माध्यम से किधर जानी चाहिए? विरल माध्यम में चली जाए। और हां, आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंतर्गत किरणें किधर से किधर गमन करती हैं? तो किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती हैं, यानी इन TIR rays can propagate from denser medium to rare medium। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। 90 डिग्री का एंगल। तो बेटा अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? I है आपतन कोण, या R है परावर्तन कोण, या C है क्रांतिक कोण? तो देखिए सबसे बड़ा एंगल कौन होगा? तो ये I वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, ठीक है। सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा? C, क्योंकि थोड़ी देर के लिए बनता है। और अपवर्तन कोण का मान सदैव क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो देखिए अगला जानते हैं, अगले स्लाइड पे आते हैं, देखिएगा, बताना। TIR में, एक सेकंड, हाँ, ये बताओ TIR में अधिकतम कोण कौन सा है? आपतन कोण, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। न्यूनतम कोण कौन सा है? क्रांतिक कोण है। जैसे हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो बेटा हीरे का क्रांतिक कोण 24.4 होता है। तो याद रखना हीरे का क्रिटिकल एंगल 24.4 होता है, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखना कि आखिरकार TIR में सबसे छोटा एंगल कौन सा बनता है? तो हम उसे कहते हैं क्या? क्रिटिकल एंगल। सबसे बड़ा एंगल कौन सा बनता है?
एंगल ऑफ इंसिडेंट, या हम उसे आपतन कोण के नाम से भी जानते हैं। और जानते हैं बेटा, TIR में अपवर्तित कोण का मान कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, अपवर्तित कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा। और हां, इस TIR के कई एग्जाम्पल हैं, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। हीरा चमकता है, तो बेटा हीरा क्यों चमकता है, कभी सोचा है? हीरा, बोलते हैं हीरे को इतना अच्छा तरासा गया कि हीरा चमकने लगा। तो बेटा उसको तरासना का मतलब ही होता है कि उसमें TIR की घटना इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वह हीरा चमकने लगे। तो ध्यान रखिएगा, हीरे को अगर चमकाना है तो उसके अंदर TIR की घटना करनी होगी। तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड ड्यू टू TIR, हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। यानी हीरा क्यों चमकता है? तो हीरे के चमकने के पीछे का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जानते हैं, देखो ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान में हर जगह आपको पानी जैसा नजर आए। जैसे आजकल आप रेगिस्तान की बात छोड़ दीजिए, तो आप जब हाईवे पे सफर करते हैं, रोड पर जब आप सफर करते हैं, तो दूर आपको पानी जैसा नजर आता है, लेकिन जब उसके नजदीक आप पहुंचते हैं तो पानी आपसे और दूर चला जाता है। बेटा एक बात याद रखना, यह TIR की घटना होती है जो सड़क पे पानी, खेतों में पानी जैसा या रेगिस्तान में पानी जैसा दिखाई देता है। इसे हम कहते हैं क्या? आपके सामने लिखा हुआ है मृग मरीचिका या मिराज, आंखों का भ्रम। पानी नहीं होता लेकिन फिर भी दिखाई देता। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि पृथ्वी की सतह के पास का हवा विरल माध्यम कहलाती है और ऊपर की हवा सघन माध्यम कहलाती है। यानी नीचे की हवा विरल माध्यम कहलाती है और ऊपर की ठंडी हवा सघन माध्यम। और जब किरणें प्रवेश करती हैं तो सघन से विरल आती हैं तो TIR हो जाता है और पानी जैसा नजर आता है। तो याद रखना, मृग मरीचिका का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मिराज ड्यू टू TIR, यानी मृग मरीचिका का निर्माण क्यों होता है? तो मृग मरीचिका का निर्माण क्यों होता है? तो TIR के कारण होता है। आजकल हम लोग बात करते हैं ब्रॉडबैंड की, डिजिटल इंडिया की। तो आपने सोचा है कि डिजिटल इंडिया का सपना साकार क्यों होगा? क्योंकि आपके पास एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक केबल होती है, और बेटा उस केबल को कहा जाता है ऑप्टिक फाइबर केबल। हम इसे OFC के नाम से जानते हैं। सुनिएगा, एक इंडियन है लेकिन वो अमेरिका में बस गए हैं अब, उनका नाम है नरेंद्र कपानी। नरेंद्र कपानी नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने, प्रधानमंत्री के नाम वाले व्यक्ति हैं नरेंद्र कपानी। इन्होंने विश्व में एक ऐसी क्रांति लाई और इसकी खोज करके, उसका नाम था क्या? OFC। तो बेटा याद रखना, इसकी खोज किया था नरेंद्र जी ने। किसकी खोज किया था नरेंद्र जी ने? OFC की खोज की थी नरेंद्र कपानी। आपको पता होना चाहिए, नरेंद्र कपानी ने जब इसकी खोज की तो इन्होंने यह बताया कि एनर्जी जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मान लो प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो इसमें एनर्जी का लॉस ना के बराबर होता है। और बेटा जब एनर्जी का लॉस ना के बराबर होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं तो आराम से जाता है। तो सुनो, ब्रॉडबैंड, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, जो हम आजकल मोबाइल फोन बात करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, इन सब के पीछे कौन है? ऑप्टिक फाइबर केबल। डिजिटल इंडिया का सपना तभी साकार होगा जब आप हर जगह ऑप्टिक फाइबर केबल बिछा देते हैं, तब आपके डिजिटल इंडिया का सपना क्या हो जाता है? साकार हो जाता है। तो एक बात याद रखना, ऑप्टिक फाइबर, मान लीजिए ये ऑप्टिक फाइबर है, चलिए इसी को बता देते हैं आपको। बेटा ध्यान रखना, लाइट हमेशा सीधा चलती है, ठीक है,
लाइट हमेशा क्या होगी, सीधा चलेगी। लेकिन अगर हम इस लाइट के साथ TIR कर दें तो लाइट देखो कैसे कैसे चलेगी, ये ऐसे ऐसे आराम से। देखो एक केबल है आपका, ठीक है, ये केबल है, इस केबल में लाइट कभी ऐसे जाएगी तो कभी ऐसे जाएगी तो कभी ऐसे जाएगी, ऐसे। वैसे हम लाइट को कभी भी टेढ़ा नहीं चला सकते, जिग जैग मोशन में नहीं चला सकते। लाइट कभी भी टेढ़ा नहीं चलेगी, लाइट हमेशा कैसी चलेगी, स्ट्रेट। लेकिन जैसे ही लाइट के साथ या प्रकाश के साथ आप TIR की घटना कर देते हैं, तुरंत क्या हो जाता है, तुरंत वह जिग जैग मोशन में आ जाती है। और हां, TIR में कभी भी OFC के अंतर्गत, ऑप्टिक फाइबर केबल के अंतर्गत ऊर्जा का लॉस बहुत कम होता है। और सुनो, जो ऑप्टिक फाइबर होता है ना, वो कांच का बना होता है, और कांच जो होता है, ग्लास, वह डेंसर मीडियम का काम करता है, सघन माध्यम, और उसके आसपास की हवा जो होती है वो रेयर मीडियम का काम करती है, और ऐसे ही TIR हो जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ये बताइए ऑप्टिक फाइबर केबल किस पर बेस्ड होता है, तो प्रकाश तंतु केबल TIR पर बेस्ड होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है। अच्छा ये बताओ, ऑप्टिक फाइबर बना किस चीज का होता है, तो बेटा किस चीज का बना है, कांच का बना होता है। ऑप्टिक फाइबर मेड अप फ्रॉम ग्लास, ध्यान रखिएगा, ऑप्टिक फाइबर बेस्ड ऑन क्या, TIR। मिराज हो या हीरे का चमकना हो, रोड पर पानी जैसा दिखाई देना हो, ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, TIR के द्वारा होती हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा होती हैं। ऑप्टिक फाइबर की खोज सबसे पहले नरेंद्र कपानी नाम के व्यक्ति ने किया था, जो इंडियन अमेरिकन हैं। और हां, TIR का उपयोग हम कहां करते हैं, तो बेटा मैं आपको बताता हूं, एक इंडोस्कोपी होती है। मान लो आपके पेट में अल्सर हो गया, तो डॉक्टर आपको कहेगा मैं आपकी इंडोस्कोपी करूंगा। तो इंडोस्कोपी में क्या होता है, मुंह के माध्यम से एक पाइप को और एक कैमरे को मुंह में डाला जाता है ऐसे, तो वो आपके पेट तक चला जाएगा कैमरा। तो याद रखना, इंडोस्कोपी भी किस पर आधारित होता है, तो बेटा ध्यान रखना, एंडोस्कोपी टोटली बेस्ड ऑन क्या, TIR। तो ध्यान रखना, एंडोस्कोपी टोटली बेस्ड ऑन क्या, TIR। और ऑप्टिक फाइबर केबल का उपयोग हम कहां करते हैं, तो प्रकाश तंतु केबल का उपयोग हम टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में करते हैं। टेली कम्युनिकेशन सेक्टर का मतलब समझते हो, दूर संचार क्षेत्र में। और भारत में डिजिटल इंडिया का सपना तभी साकार होगा जब गांव-गांव में ऑप्टिक फाइबर केबल बिछ जाएगा। और ऑप्टिक फाइबर केबल कांच का बना होता है, और यह पूरी तरीके से TIR पर निर्भर करता है। मुझे लगता है मैंने आपको 25 मिनट तक इसको समझाया है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला जानते हैं। देखिए, अब है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आइए इंटरफेरेंस लाइट आपको समझाते हैं। बेटा हम इसको कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। तो अब आपको मैं बताने जा रहा हूं प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। मान लीजिए ये टॉर्च है, ठीक है, मान लीजिए ये टॉर्च है, तो यहां से लाइट निकली, तो लाइट की ऐसा तो है नहीं कि एक किरण निकलेगी, तो प्रकाश की कई किरणें निकलेंगी, ठीक है। मान लीजिए आगे जाके किरणें आपस में मिलती हैं, तो वहां पर एनर्जी ज्यादा होगी, और जब एनर्जी ज्यादा होगी तो कंस्ट्रक्टिव होगा, यानी सृजनकारी। और जहां पर किरणें आपस में नहीं मिलेंगी वहां पर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, विनाशकारी होगा। तो आइए मैं आपको इसको समझाता हूं इंटरफेरेंस क्या होता है, पहले ये जान लो। देखो बेटा, ये एक लाइट है, रिसोर्स है, मान लो ये। अब ये लाइट ये चल रही है, ये देखो, ये देखो लाइट चल रही है। तो लाइट अगर चलती है, और देखो एक लाइट की किरण ये भी चल रही है, ये देखो, और किसी पॉइंट पर जाकर के मिलती है, तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव होगा, यानी वहां पर लाइट
ब्राइट हो जाएगी, लाइट चमकेगी। जैसे ऐसे समझ लो, हमने टार्च जला दिया, यहां से किरणें निकली और आगे जाके आपस में मिल गईं, तो वहां पर चमकीली लाइट उत्पन्न होगी। और मान लीजिए ये किरण यहां से चली और ऐसे हो गई, तो वहां पर अंधेरा हो जाएगा, वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। इसका मतलब, व्यतिकरण का मतलब क्या हुआ कि भैया कहीं से भी लाइट आप जनरेट करिए और आगे जाके अगर किरणें आपस में मिल रही हैं तो उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव या सृजनकारी, जहां पर प्रकाश चमकीला होगा, और जहां पर ये किरणें आपस में नहीं मिलती वहां पर अंधेरा होगा, डार्क होगा। इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए ये डार्क लिखा है, ये ब्राइट लिखा है। तो बेटा जहां पर किरणें मिल रही हैं, देखो बार बार मैं फिर कह रहा हूं, जहां पर किरणें मिल रही हैं उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, उसे कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। यानी यहां पर क्या होगा, ब्राइट होगा। ब्राइट मतलब बोलते ना मोबाइल में ब्राइटनेस होती है, तो ब्राइटनेस तब होगा जब किरणें आपस में, मान लो ये किरण है, यहां से चलती है और आगे जाकर के ये मिल जाती है, तो ये मिलने वाली जगह पर कंस्ट्रक्टिव या ब्राइट लाइट होगी। लेकिन लाइट जब चलती है और एक लाइट इधर चली जाए और एक लाइट इधर, देखो जरा, एक लाइट इधर चली गई और एक लाइट इधर चली गई, तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव ना होकर के कैसी होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो जहां पर लाइट मिल जाए, वहां पर प्रकाश की किरणें मिल जाएं, तो उसे हम कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, और जहां पे ना मिले वहां पर हम उसे डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। इसके जीवन में कई एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूं। साबुन का जो बुलबुला होता है, मान लीजिए बुलबुला है, इस पर रोशनी पड़ती है तो वह रंगीन दिखाई देता है। क्यों? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मान लो हमने पानी की सतह पर तेल गिरा दिया, क्या गिरा दिया, तेल गिरा दिया, और उस पर जब लाइट पड़ती है तो लाइट चमकने लगती है। समझ में आई बात? वह सरफेस चमकने लगता है, किसके कारण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण। और जानते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे ही आप सीडी निकालते हो, सीडी जानते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं, तो कॉम्पैक्ट डिस्क का चमकना भी किसके कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क का चमकना भी किसके कारण होता है? तो इंटरफेरेंस के कारण होता है। तो बेटा ध्यान रखना, देखो मैंने बताया इंटरफेरेंस का मतलब होता है लाइट जब मिलती है तो ब्राइटनेस यानी कंस्ट्रक्टिव, और लाइट जहां नहीं मिलती है वहां पर डिस्ट्रक्टिव, यानी वहां पर क्या होता है, वह डार्कनेस हो जाती। सुनो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट 2 प्रकार का, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। और हां, साबुन का बुलबुला प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश के व्यतिकरण के कारण रंग दिखाई देता है। यदि सेल को पानी की सतह, देखो ये सेल नहीं है, ये तेल है, यदि तेल को पानी की सतह पर फैला दिया जाए तो व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। यानी इफ केरोसिन ऑयल spread on the surface of water then appears colorful due to interference of light। यानी आप जानते हो आपके जीवन में इस प्रकार की कई घटनाएं देखने को मिली होंगी कि साबुन का बुलबुला का रंगीन दिखाई देना, और हां, सीडी appears colorful due to interference of light। सीडी का कलरफुल अपीयरेंस दिखाई देना, वह भी किसका उदाहरण है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का उदाहरण है, यानी प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण होता है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये देखो, ये एंटीनोड, ये आपकी किरणें इधर उधर जा रही, तो जहां पे मिल जाएंगी वहां पर कंस्ट्रक्टिव है, और जहां नहीं मिलेंगी वहां क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। चलिए, ये आ गया आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, जहां पे लाइट में न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। देखो बेटा, सब कुछ दिया है। पहले आपको बताते हैं कि कोई भी कांच दर्पण क्यों है, और कोई भी कांच उसे हम मिरर क्यों कह सकते हैं। तो सुनो, मान लो ये मिरर है, मान लो ये दर्पण है, या मान लो ये शीशा है, मान लो ये कांच है।
इसके एक तरफ सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश कर दीजिए तो वह क्या कहलाता है? तो वह दर्पण कहलाता है। तो याद रखना, ग्लास पॉलिश विथ सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज मिरर। यानी यदि कांच को सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा लेपन कर दिया जाए तो क्या कहलाता है? तो वह दर्पण कहलाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये आपके सामने एक मिरर है, मान लो एक दर्पण है, और इस दर्पण का नाम मैं बता देता हूं, यह है कनकेव मिरर। मान लीजिए ये आपके सामने एक मिरर है, इसे हम अवतल दर्पण कह रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम इस अवतल दर्पण को पीछे की ओर पेंट होता है, ये यहां पर पेंटेड होता है। बेटा देखो, ये जो डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, हाँ ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो ऐसे ऐसे जो दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं मेन एक्सिस। इसे हम बोलते हैं मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? यहां से क्वेश्चन नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं। देखो, हां एक चीज और याद रखना, मिरर हमेशा अवतल हो या उत्तल, कनकेव हो या कॉन्वेक्स, किसी न किसी स्फेरिकल मिरर से निकाला जाता है। गोलाकार यानी गोलीय दर्पण का भाग होता है। तो बेटा अगर एक बात बताओ, मैथ पढ़ते होगे, आपको पता होगा, अगर कोई गोला है या सर्किल है तो उसमें एक सेंटर होगा, और अगर सेंटर है, केंद्र है, तो रेडियस भी होगी, यानी त्रिज्या भी होगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, सब लोग जानते हैं। तो ये जो अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर है, यह किसका पार्ट है? स्फेरिकल का पार्ट है, यानी गोलीय दर्पण का पार्ट है। तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वक्रता केंद्र होगा। और वक्रता केंद्र को हम किससे डिनोट करते हैं? तो सी से डिनोट करते हैं। ये देखो लिखा हुआ, ये देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी हम इसको हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं क्या? वक्रता केंद्र। ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें यह बताओ, जो आपका आर वाला पोर्शन है, यानी जो आर है रेडियस, तो सी से लेकर के पी के बीच में, सी से लेकर पी के बीच में, यानी सी से लेकर के पी, और पी का मतलब क्या होता है? पोल होता है। पोल का मतलब होता है ध्रुव। देखना इधर, पोल का मतलब क्या होता है? ध्रुव होता है। ध्यान रखना। तो सुनो, ध्रुव और वक्रता केंद्र से जो दूरी होती है ना, उस दूरी को हम बोलते हैं रेडियस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, और याद रखना इसे हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। हम इसे आर से डिनोट करते हैं। यहां पर वो मेंशन नहीं है, बिल्कुल है। देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम इसे वक्रता, हम उसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब किसी भी दर्पण में सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र, आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और पी का मतलब होता है पोल या ध्रुव। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हमने रेडियस का आधा कर दिया, सॉरी फोकस रेडियस का आधा कर दिया, तो आपको मालूम है ये फार्मूला यहां पर मेरे ख्याल से गलत लिख गया है आपका। इसको मैं संशोधित कराऊंगा, उसमें पीडीएफ के अंतर्गत इसको संशोधित कराऊंगा। इसको सही, इसको आप अभी मत मानिएगा, ये हम पीडीएफ में सही करवाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए फोकस क्या होता है। तो फोकस होता है, फोकस इज इक्वल टू 1/r होता है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, घबराइएगा नहीं, सब सही करा देंगे। तो याद रखना, फोकस अगर आपको निकालना, देखो यहां एफ लिखा हुआ है, तो अब आपको क्या करना है? सी और पी के बीच की को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेटा इसका आधा कर दो,
तो फोकस बराबर क्या होता है 1/r। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं। मान लीजिए किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 है। तो अब आपसे मैं पूछता हूं कि किसी दर्पण की फोकस दूरी अगर 20 है तो रेडियस कितना होगा? तो डेफिनेटली 20 का डबल हो जाएगा। तो याद रखिएगा कितना हो जाता है आपका 40 हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब बहुत सामान्य है, रेडियस का आधा 1/r। तो 1/r जब कर दीजिएगा तो f बराबर 1/r आ जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर f निकालना है तो आप रेडियस को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, और रेडियस को हाफ करते ही आपको क्या मिल जाएगी, फोकस मिल जाएगी, उस दर्पण की या उस मिरर की मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या है, u है, और मान लो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो आप इसको v मान लीजिए। देखो इधर v बराबर होता है डिस्टेंस इमेज फ्रॉम पोल और u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। यानी ध्रुव से पोल की दूरी, यानी ध्रुव से वस्तु की दूरी और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। अब आपको मैंने इस पूरे वीडियो में आपको क्या बताया, अभी इसमें ध्यान से सुनो। मैं आपको मिरर पढ़ा रहा हूं। कोई भी दर्पण, यानी कोई भी दर्पण दर्पण ही क्यों है? तो बेटा सिंपल सी बात है, उसके पीछे की ओर पॉलिश किया हुआ पार्ट है। तो याद रखना, ग्लास पॉलिश विथ सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज मिरर। यदि कांच को सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा लेपन कर दिया जाए तो वह क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ध्यान रखना, क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। अब मुझे यह बताओ, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्लेन मिरर जो घर में शीशा होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, ये बताओ, कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों किसी न किसी स्फेरिकल मिरर के पार्ट होते हैं, गोलीय दर्पण के पार्ट होते हैं। तो बेटा अगर गोला है, सर्किल है, तो उसमें बीच में एक सेंटर होगा। उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, ये बना हुआ है। ठीक है, और हां, उसी गोले की त्रिज्या को ही हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम उसे r से डिनोट करते हैं। यानी उस गोले की रेडियस, जो किसकी रेडियस है, आपके मिरर की रेडियस है, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। लेकिन अगर आपको फोकस निकालना है तो क्या करना होगा, हाफ करना होगा। क्या करना होगा, हाफ। किसका, r का हाफ। यानी इस c और p को बीच से काट दो तो f लिख दो 1/r। तो इसका फार्मूला बनता है f बराबर 1/r। ठीक है, ये गलत है, ये मैं आपको सही करवा दूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा, डेफिनेटली प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी। तो सुनो, ये आपका वस्तु है, तो वस्तु की पोल से दूरी u है। तो आप याद रखिएगा, वस्तु प्रतिबिंब की पोल से दूरी इमेज की पोल से डिस्टेंस कितनी है, v। तो बेटा एक फार्मूला बनता है, ध्यान रखिएगा। अब उस फार्मूले का नाम क्या है, 1/f। मिरर इक्वेशन है ये, 1/u प्लस 1/v। ये है मिरर इक्वेशन, और इसे हम फोकस दूरी का इक्वेशन भी कहते हैं। इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह एग्जाम में आपके आता है। तो आपसे पूछा जाता है, यह बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र उत्तल व अवतल दर्पण का सेम होता है या अलग अलग होता है? तो दोनों का क्या होता है बेटा, सेम होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो ये आपके सामने 2 फार्मूले हैं, f इज इक्वल टू 1/r, और एक फार्मूला है 1/f 1/u प्लस 1/v। देखो, इसके बाद आता है क्या, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर का मतलब क्या हुआ, मैं अभी क्लियर करता हूं आपको। यानी हम इसे कहते हैं दर्पण का
आवर्धन क्षमता होती है, कैपेसिटी, आवर्धन। दर्पण का क्या कहलाता है? आवर्धन। और सुनो बेटा, मैग्निफिकेशन हमेशा मिरर का माइनस में होता है। तो ये देखो, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या निकल आया? मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। आवर्धन का मतलब होता है क्षमता। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखो इधर बहुत आसान है, इसको समझिएगा पहले। मान लीजिए दर्पण की आवर्धन का मान निगेटिव में आता है। मान लीजिए -v/u आ गया, ठीक है। माइनस में आता है तो इमेज कैसी बनती है? वास्तविक। निगेटिव आता है तो इमेज बनेगी रियल। लेकिन बेटा अगर पॉजिटिव आया तो क्या होगा? इमेज बनेगी वर्चुअल, ठीक है। और हां, एक चीज याद रखना, यह दर्पण के लिए है, मिरर के लिए, लेंस के लिए नहीं है बेटा। किसके लिए है? यह केवल और केवल मिरर के लिए। तो ध्यान रखना, अगर मिरर का मैग्निफिकेशन या आवर्धन पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, तो इमेज बनेगी रियल और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और अगर आवर्धन दर्पण का पॉजिटिव होता है तो वहां पर इमेज बनेगी क्या? वर्चुअल या आभासी प्रतिबिंब बनता है। हां बेटा याद रखना, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, यानी वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। सदैव उल्टा होगा, कभी सीधा नहीं होगा। लेकिन वर्चुअल इमेज ऑलवेज क्या होती हैं? इरेक्ट होती हैं। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। एग्जाम के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, किसी दर्पण की आवर्धन क्षमता ऋणात्मक है तो उसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो अगर ऋणात्मक है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, धनात्मक है तो किसी दर्पण में कैसी इमेज बनेगी? आपके सामने है रियल एंड वर्चुअल। एंड वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है, आप देख सकते हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होगा, लेकिन आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होगा, ठीक है। ध्यान रखना, मुझे लगता है आपको ये आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे प्लेन मिरर। बेटा देखो, प्लेन मिरर आपका इमेज ऐसे ही बनता है। ये देखो, ये रिफ्लेक्शन हो रहा। देखो इधर समतल दर्पण। मान लीजिए आप ऐसे समझ लीजिए, एक कोई दर्पण है यहां पर, ठीक है। और ये कोई एक लड़का है जो यहां पे है, और एक लड़का, इसकी इमेज बनी हुई है अंदर। दोनों एक जैसे दिखेंगे आपको, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख सकता है, दोनों एक जैसे है। और ये मिरर है आपके सामने, ठीक है। बेटा मान लो इस मिरर से ये व्यक्ति 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो ये तो ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक है। अब 1 मीटर की दूरी पर अगर ये दर्पण से खड़ा है तो इसका प्रतिबिंब भी अंदर कितने दूरी पर बनेगा? 1 मीटर की दूरी पर बनेगा। यानी वस्तु और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी क्या होती है? समान होती है। देखो, वस्तु व प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी समान होती है, कभी भूलिएगा नहीं। अब देखो, जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा तब तक इमेज बनेगी नहीं। तो बेटा एक बात बताओ, इन किरणों को क्या कहा जाता है? आपतित किरण। हम इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। हम इसे बोलते हैं क्या? इंसिडेंट रे। और सुनो बेटा, अगर हम इस आपतित किरण को थीटा घुमा दें, मान लो हम इस आपतित किरण को, ये जो आपतित किरण आ रही है, हमने इसको थीटा घुमा दिया, थीटा, तो मालूम है इमेज भी थीटा घूम जाएगी। यानी हम अगर इसको 45 घुमा दें, ये प्लेन मिरर की बात हो रही है, तो ये भी 45 घूम जाए। लेकिन बेटा अगर हमने मिरर को थीटा घुमा दिया ना, तो इमेज कितनी घूम जाएगी? 2 थीटा घूम जाएगी, ध्यान रखना। और हां, मान लीजिए ये वस्तु है और ये उसका प्रतिबिंब है, ठीक है। आप ध्यान रखना, जब ये वस्तु दर्पण की ओर चलती है
तो ये जो प्रतिबिंब होता है ना, जो इमेज होती है, वो तेजी से आती हुई दिखाई देती है। लेकिन क्या वास्तव में आपकी इमेज आपसे पहले पहुंच जाएगी? नहीं, क्योंकि इस वस्तु के सापेक्ष रिलेटिव, इस वस्तु के सापेक्ष इस प्रतिबिंब का अगर आप वेग निकालोगे तो डबल मिलेगा इसका। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आप दर्पण की तरफ दौड़ लगाते हैं तो आपकी इमेज, अगर आप दर्पण की ओर दौड़ लगाते हैं v वेग से, तो प्रतिबिंब का वेग क्या होगा? 2v होगा। तो प्रतिबिंब का वेग 2v होगा। यानी अगर आप 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ रहे हैं तो मिरर से आती हुई तस्वीर 2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ती हुई आपके सामने चली आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि यह व्यक्ति अगर v वेलोसिटी से दौड़ रहा है मिरर की तरफ, तो यह आदमी क्या होगा? डबल वेलोसिटी से आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन दोनों पहुंचेंगे एक ही टाइम पर, यह ध्यान रखना। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी वस्तु व प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी समान होती है। प्लेन मिरर में समतल दर्पण, जो हम लोग इसे हम बोलते हैं समतल दर्पण, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, हम इसे समतल दर्पण बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यदि आपतित किरण को थीटा घुमा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि दर्पण को थीटा घुमा दिया जाए तो फर्क पड़ जाएगा। 45 है तो 90 हो जाएगा। और हां, यदि वस्तु को दौड़ा दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से दौड़ता हुआ आएगा, डबल वेग से दौड़ता हुआ आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हां, देखो बेटा, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। आपके सामने ये प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। देखना समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। ये हमारी आंख है, ठीक है, ये मिरर है। मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई प्रिज्म रखा हुआ है, तो सुनो, किरणें किधर से किधर जा रही हैं? आंखों से। देखो, पहले लाइट जलाया हमने, लाइट जलाने के बाद इस वस्तु पर किरणें पड़ी, तो किरणें पड़ी तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर कहां गई? मिरर पे गई। देखो, रिफ्लेक्ट होकर कहां गई? मिरर पे गई। फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के मिरर पे गई, तो बेटा एक बात याद रखना, रिफ्लेक्ट होकर ये देखो यहां से यहां तक भी चली गई, और फिर इसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों में वापस लौट गई, इसीलिए आपको ये प्रतिबिंब दिखाई दिया। तो बेटा याद रखना, वस्तु में रिफ्लेक्शन हो जाता है और आपकी आंखों तक चला जाता है, इसीलिए आपको समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। तो बताइए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वर्चुअल। वर्चुअल हमेशा कैसा? इरेक्ट, सेम साइज और लैटरल इन्वर्जन। सुनो, हमारा दायां हाथ समतल दर्पण में बायां होता है और हमारा बायां हाथ समतल दर्पण में दायां होता है। इसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, या हम इसे पार्श्व उल्टा के नाम से भी जानते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट। सुनो बेटा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा जो घर में शीशा होता है, सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा और सेम साइज होगा, और दाहिने का बायां, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। सिंपल सा बात है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए देखो, मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूं जो प्लेन मिरर के लिए होगा, ठीक है। उस फार्मूले को देखो ध्यान से, ये बना हुआ 360 अपॉन थीटा माइनस 1 इजकल टू नंबर ऑफ इमेज। जैसे मान लीजिए किसी समतल दर्पण में इमेज कितनी बनी है उसे निकालना हो तो क्या करेंगे? मान लो बेटा उस मिरर का एंगल 60 है, तो अब मैंने पूछा उस दर्पण में कितना इमेज बन गया है, कितनी प्रतिबिंब बन गई है, तो आप कहेंगे सर इसको काट दीजिए, ये 6 आया, -1 कर दीजिए, बिल्कुल 5 आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ध्यान रखना बेटा, अगर आपको प्लेन मिरर में इमेज निकालनी है, प्रतिबिंब निकालना है, तो 360 अपॉन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू प्रतिबिंबों की संख्या नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये प्लेन मिरर के लिए है, समतल दर्पण के लिए। सुनो,
समतल दर्पण के उपयोग, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, ध्यान से सुनिएगा। यानी हम जो घर में शीशा होता है उसको कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला इस्तेमाल देखिएगा, पहला इस्तेमाल है बेटा कैलिडोस्कोप। ठीक है, कैलिडोस्कोप का मतलब होता है बहुरूपदर्शी। सुनो, बहुरूपदर्शी ऐसा ट्रायंगल शेप में होता है, इसमें 3 प्लेन मिरर होते हैं और बेटा तीनों प्लेन मिरर कितने डिग्री पर एडजस्ट होते हैं? 60 डिग्री पर एडजस्ट होते हैं। और सुनो, इसमें कैलिडोस्कोप में कितनी इमेज बनेगी? तो बताना, 360/60 कट गया, -1 = 6 -1 = 5। तो याद रखना यहां पर कितनी नंबर ऑफ इमेज बन गई? तो आंसर होगा क्या? 5। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया कैलिडोस्कोप में कितनी इमेज बनती है, तो ध्यान रखना बेटा 60 डिग्री पर एडजस्ट होता है, 3 प्लेन मिरर होते हैं। और हां, जब तस्वीर ज्यादा दिखती है तो बच्चे खुश हो जाते हैं, इसीलिए कैलिडोस्कोप का उपयोग बच्चों के खिलौनों में किया जाता है, बच्चों को खेलते वक्त किया जाता है, खिलौनों में बताया जाता है। सुनो, दूसरा आते हैं पेरिस्कोप। आपने कभी पनडुब्बी देखी है? पनडुब्बी में अंदर से बाहर की ओर एक लेंस झांकता रहता है, समझे? उसे बोलते पेरिस्कोप। अगर आपको दुश्मन के बंकरों में देखना है कि कितने सैनिक हैं, तो आप इस्तेमाल करोगे क्या? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में कितने मिरर होते हैं? प्लेन मिरर। तो बेटा याद रखना, पेरिस्कोप में मिरर की संख्या होती 2। कितने डिग्री पर एडजस्ट होते हैं? 45। और यह लगभग उल्टा जेड होता है। ये अगर मैं आपसे पूछता हूं पेरिस्कोप में कितनी इमेज बनती है, तो आप कहोगे सर 360/45। तो बताइए कितना हो गया? लगभग मान के चलो 8 आएगा, और -1 कर दिया तो कितनी इमेज बन गई? 7। तो कुल मिलाकर के यहां पे तो 5 इमेज बनी, लेकिन पेरिस्कोप में कितनी बनी? 7 इमेज बन जाती है। और हां, पेरिस्कोप का उपयोग हम कहां करते हैं? परिदर्शी का उपयोग हम बंकरों में झांकने के लिए करते हैं, ताकि सैनिकों को मारा जा सके किसी दूसरे दुश्मन देश के बंकर में। और हां, पेरिस्कोप का उपयोग हम करते हैं कहां? पनडुब्बी या सबमरीन में करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये हम प्लेन मिरर के बारे में बता रहे हैं। और बेटा याद रखना, प्लेन मिरर का उपयोग कहां किया जाता है? तो पहला कैलिडोस्कोप है और पेरिस्कोप है। ठीक है, अब आइए आपको बताते हैं। मान लीजिए 2 प्लेन मिरर आपने 90 डिग्री पर रख दिया, 90 डिग्री पर। अब बेटा आपसे मैं पूछता हूं कितनी इमेज बनी? तो स्वाभाविक सी बात है 360/90। तो बताओ कितना हो गया? 4। और 4 माइनस ये कट गया, 4 - 1 = 3 इमेज। तो यहां पर कितनी इमेज बनी? 4। तो सभी को चारों तरफ आपने 90 डिग्री में बना दिया, तो सोचो हर तरफ कितनी इमेज बन गई? 3 बन गई। ये देखो। अब आपको मालूम है, आपने हेरा फेरी फिल्म देखी होगी, उसमें जो अक्षय कुमार एक शीशे के घर में चला जाता है, तो हर जगह कंफ्यूज हो जाता है। इसका उपयोग, हाँ, जब कभी भी हम समतल दर्पण को कहां रखते हैं? जब 90 डिग्री पर रखते हैं, 90 डिग्री पर रखते हैं, तो मालूम है 3 इमेज फॉर्म होती है। और इसका उपयोग हम भूल भुलैया या मेज में करते हैं। समझे बात को? ध्यान रखना इस बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। नाई की दुकान पे गए होगे आप लोग, नौवा की दुकान पे, या ब्यूटी पार्लर गए होगे आप लोग। तो वहां पर बाल कटाने के लिए जब आप जाते हैं, तो उस समय आप अपने आप को ज्यादा देखते हैं, दूसरों को कम देखते हैं, क्योंकि आपके पीछे भी शीशा होता है और आगे भी शीशा होता है। और कभी कभी आप इतना तनाव में आ जाते हैं कि पीछे भी हम ही हैं, आगे भी हम ही हैं, पीछे इतनी खोपड़ी है, आगे भी उतनी ही खोपड़ी है। तो मैं अब आपको इस कंसेप्ट को समझाने जा रहे हैं। मान लीजिए आप किसी नाई की दुकान पे गए, मान लीजिए ये 2 तरफ मिरर लगा हुआ है, दर्पण, और आप बीच में खड़े हो गए। मान लीजिए ये आप हैं और आप बीच में खड़े हो गए। या मान लीजिए कोई लड़की चली गई ब्यूटी पार्लर में, उसी को समझ जाइए। मान लीजिए कोई लड़की ब्यूटी पार्लर चली गई, तो इसने देखा कि हम तो बड़े ढेर सारे दिखाई दे रहे हैं यहां पे। तो बेटा याद रखना,
जब कभी भी हम दो समतल दर्पणों को पैरेलल अरेंज करते हैं और कोई वस्तु बीच में रखते हैं तो इनफाइनाइट इमेज प्राप्त होती है, अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब गिन ही नहीं पाओगे कितना इमेज प्राप्त होता है। तो सुनो, कैलिडोस्कोप का उपयोग हम बच्चों के खिलौनों में करते हैं। इसमें 3 प्लेन मिरर होते हैं, समतल दर्पण, और तीनों एडजस्ट होते हैं 60 डिग्री पर। इसमें 5 इमेज बनती है। और एक होता है पेरिस्कोप। इसमें क्या होता है, इसमें 2 समतल दर्पण होते हैं, 45 डिग्री पर एडजस्ट होता है और 45 डिग्री पर एडजस्ट होता है, इमेज बनती है 7। इसका उपयोग बंकरों में देखने के लिए और पनडुब्बी यानी सबमरीन में करते हैं। और हाँ, अगर 2 समतल दर्पणों को हमने 90 डिग्री पर रख दिया तो कितनी इमेज बनती है, 3। और इसका उपयोग हम लोग करते हैं क्या, मेज या भूल भुलैया में। और एक चीज और आपको मैंने बताया था कि अगर 2 समतल दर्पणों को नाई की दुकान पे आप गए होंगे, अगर उसके बीच में रख दीजिए किसी वस्तु को तो इनफाइनाइट इमेज मिलेगी, अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका उपयोग कहां होता है मैंने बता दिया आपको, लगभग सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं, इसको आप देख लीजिएगा। चलो, यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, समतल दर्पण का उपयोग बेटा आपके सामने बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और हां, फोकल लेंथ क्या होता है, वही अभी आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, 1/f 1/v प्लस 1/u, ठीक है, ये फार्मूला बताया था। तो सुनो, पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो अब हम आपको ये सब बाद में बताएंगे, अभी पहले यहां समझिए अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। मोटरसाइकिल की हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण ऐसे होता है बेटा, पीछे की ओर पेंट होता है, ध्यान रखना, कुछ किडनी की तरह होता है एकदम ऐसे। और हां, यह तस्वीरों को बड़ा बनाता है। कैसा बनाता है, बड़ा बनाता है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए, दांतों के डॉक्टर और कान, नाक और गले का डॉक्टर इसका उपयोग करता है तस्वीरों को बड़ा देखने के लिए, ठीक है। इसका उपयोग सूलर कुकर में किया जाता है। सूलर नहीं होता, सोलर है, ठीक है, सोलर ही लिखा हुआ है, हम सूलर पढ़ दिए। तो सोलर कुकर में किया जाता है, क्योंकि बेटा जानते हो खाना पकाने वाला कुकर होता है जो सूरज की रोशनी से चलता है, क्योंकि बेटा ये सारी लाइटों को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, ये कन्वर्जिंग होता है, अभिसारी होता है। ऐसे इस तरीके से इसका उपयोग हम सोलर कुकर में भी कहते हैं, टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं और दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में करते हैं। क्योंकि दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है ना, दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है वो क्या होता है, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण चेहरे को बड़ा बना देता है, इसीलिए इसका उपयोग हम यहां करते हैं। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा, और याद नहीं रखिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए, उत्तल दर्पण देख लो, आंतरिक रूप से ये पेंटेड होता है, ठीक, इसकी फोकल लेंथ भी सेम ही होती है, थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है, अंतर। सुनो, इसका उपयोग हम कहां करते हैं, कार के दोनों तरफ साइड में, ये जिसको हम साइड व्यू मिरर कहते हैं। और हां, उत्तल लेंस का उपयोग हम कहां करते हैं, तो बेटा स्ट्रीट लाइट में करते हैं। स्ट्रीट लाइट समझते हो, क्योंकि यह प्रकाश को फैलाता है, इसीलिए इसका उपयोग हम स्ट्रीट लाइट में करते हैं। और हां, हमारी आंख हो, कैमरा हो, सूक्ष्मदर्शी हो, दूरदर्शी हो, टेलीस्कोप, कैमरा, माइक्रोस्कोप, आंखें, सब में क्या चीज उपयोग किया जाता है, तो उस चीज का नाम क्या है, उत्तल लेंस। तो बेटा सारी आंख में हो, कैमरे में, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में, सब में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू भी है, वेरी मच भी है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करिएगा। आज के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।